अब हमें ये क्रीम मिल्क है बेटा, उसको क्या करना है, उस फुल क्रीम मिल्क में से क्रीम को रिमूव करना है। तो व्हाट इज द प्रोसेस? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, यू रोटेट द कंटेंट दैट इज योर मिल्क एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, मैंने आपको बताया था बहुत ही हाई स्पीड पे हम मिल्क के कंटेंट को घुमाएंगे, and the particles which are light in weight, which are light particles, because of this rotation the light particles will start coming up। जो हल्के particles होते हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, and the heavier particle that is the remaining milk will settle down। तो जो ऊपर हल्का particle आया that is your cream containing fat। अब वो cream को आप remove कर लो और जो remaining रह गया that is your milk विच इज़ क्रीम फ्री, जिसको आप टोन्ड मिल्क बोलते हो, जिसके अंदर एक लेयर क्रीम की हट गई है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक इन विच द कंटेंट इज रोटेट विद द वेरी हाई स्पीड सो दैट द लाइटर पार्टिकल्स विल कम अप एंड द हेवियर पार्टिकल विल सेटल डाउन। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। कहाँ यूज़ कर रहे हैं? क्रीम्ड मिल्क को लाइट बनाने के लिए, टोन और डबल टोन बनाने के लिए। टोन और डबल टोन वो मिल्क होता है जिसके अंदर क्रीम कंटेंट कम होता है, जिसको आप देसी भाषा में बोलोगे पतला दूध। दूध को जब उबालोगे घर पे, बॉईल करोगे, तो बच्चे उसके ऊपर मलाई बहुत कम आएगी, उसके ऊपर जो क्रीम की लेयर होगी वो बहुत कम होगी। आ रही है बात समझ में? बताओ मुझे अगर आ रही है तो। लेट मी नो स्टूडेंट्स इफ़ यू आर गेटिंग दिस कंटेंट। बताओ, सामने आ गया बेटा समझ में? क्लियर है सबको? चलो तो फटाफट लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे तो नोट्स में तुम्हें सब मिल जाएगा, है ना? हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन पहले तो प्रोसेस कैसे हो रहा है वो मैं बता देती हूँ। कौन सा प्रोसेस? मिल्क वाला ही बता रही हूँ। प्रोसेस क्या हो रहा है? व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड, बेटा चर्न्ड का मतलब होता है घुमाना, ठीक है? व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड, द लाइटर particles, लाइटर फैट लिख लो, द लाइटर फैट पार्टिकल्स collide to form cream, the cream thus separated starts floating on the surface of the milk, मिल्क की सरफेस पे वो फ्लोट करने लग जाती है, ठीक है? एंड इज कंटिन्यूसली collected from the outlet provided in the centrifugation machine, ठीक है? in the centrifugation machine, M/C मशीन की शॉर्ट फॉर्म होती है ना? M/C मशीन की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है? लिख लो बच्चों। लिख के बताना बेटा। आज पूरी ख़त्म करनी है मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक,
तो अपन कोशिश करेंगे 9, 10, 11। 2 बच्चे एब्सेंट है, एक स्नेहा की मिस हो रही है क्लास, है ना, और आज अमन ने भी ज्वाइन नहीं किया है हमको। सना बेटा लेट ज्वाइन किया है तुमने आज भी 10 मिनट, थोड़ा सा सिंसियरिटी लेवल बढ़ाएं। डन दृष्टि? अगर नोट्स में स्पेस हो तो आप नोट्स में भी लिख सकते हो डायरेक्टली। मैम देयर वाज नेट इशू दैट्स व्हाई मैम सॉरी। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम देयर वाज सम नेट इश्यूज। अच्छा ठीक है, नेट इश्यूज थे, ठीक है। चलिए लिख लिया बच्चों ने? चलो अब इसका प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल लिख लो। बेटा प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट। आरव फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, नहीं तो मैं अभी तुमने इतनी लेट बोला, सब बच्चे डंडन बोलने लग गए थे। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल है व्हेन अ मिक्सचर is rotated at a high speed, मिक्सचर को हाई स्पीड पे जब रोटेट करते हैं, the lighter particles stay on the surface of the liquid while the heavier particles are forced to the bottom of the liquid, लिख लो फटाफट। इसकी एप्लीकेशन एक तो डेयरी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, डेयरी जहाँ पे भी आपको दूध को क्या करना है, डबल टोन करना है। इट इज़ यूज्ड इन डेयरीज एंड होम, घर पे भी ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, मशीन सबके घर में मिक्सी होती है। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन। बेटा वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो कपड़े भी जब वो ड्राई करती है, आपकी वॉशिंग मशीन जब ड्राई कर रही है कपड़ों को, तो लाइट जो सूखे कपड़े होते हैं, दे बीइंग लाइट इन वेट विल कम अप, ठीक है। ड्रायर का यही काम होता है। लिख लिया? हाँ ठीक है जी, लिख लो, अभी मैं वेट कर रही हूँ। थर्ड सेपरेटिंग टेक्निक का नाम लिख रही हूँ, ठीक है, लिख लो बेटा। सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल, एक बार स्पेलिंग देखने दो यार, इमिसेबल लिक्विड्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, दो इमिसेबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाता है। लिख लिया सब बच्चों ने? आरव बताओ बेटा, लिख लिया क्या? तो मैं रब करूंगी। हाँ हो गया, चलो गुड। मैम हाँ बोलो हिताक्षी। मैम इन एप्लीकेशन व्हाट इज रिटन आफ्टर यूज्ड इन? इट इज यूज्ड इन डेयरीज, डेयरीज में यूज करते हैं, घर पे यूज करते हैं, एंड इन होम, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जो स्क्वीज करने का प्रोसेस होता है, उसमें वो जो वेट क्लॉथ्स होते हैं उसमें से वाटर को स्क्वीज आउट कर देती है, तो वाटर बीइंग हेवी विल सेटल डाउन एंड लाइटर, योर क्लॉथ बिकम लाइटर एंड दे विल कम अप, ठीक है। टू इमिसेबल लिक्विड, इमिसेबल लिक्विड वो होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको इमिसेबल लिक्विड बोलते हैं। मिसेबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑयल एंड वाटर, एवरीबडी नो ऑयल एंड वाटर आर टू इमिसेबल लिक्विड्स। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल को यूज़ करते हैं।
किसको यूज़ करते हैं बेटा? सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल होता है और यहाँ पे इसके स्क्रू लगा होता है जिससे ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल में आप क्या रख देते हो? ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को रख देते हो एंड यू विल लीव देम अनडिस्टर्ब, और कुछ देर के लिए उसको आप क्या करोगे? छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब। तो व्हाट विल हैपन? द लिक्विड हैविंग लो डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कम होती है, ऑयल की डेंसिटी लो डेंसिटी होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है बेटा वो ऊपर आ जाता है, और जिसकी हैवी डेंसिटी होती है वो नीचे रह जाता है, दैट इज़ वाटर। फिर ये स्क्रू को ओपन करोगे, धीरे धीरे पानी को निकाल लोगे और ऊपर क्या रह जाएगा? खाली ऑयल। सबसे सिंपल सेपरेटिंग टेक्निक है। सेपरेटिंग टेक्निक क्या है? अब आपसे पूछे, जैसे कि हमने बताया मिल्क में फैट कंटेंट को सेपरेट करने के लिए क्या प्रोसेस है? सेंट्रीफ्यूगेशन। डाई इंक के कंटेंट को सेपरेट करने का क्या प्रोसेस है? एवेपोरेशन। अब आपसे पूछे टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का क्या प्रोसेस है? आप बोलोगे सेपरेटिंग फनल, ठीक है। इसका नाम ही क्या है? इस प्रोसेस का नाम है सेपरेटिंग फनल। इस सेपरेटिंग फनल्स में आप ऑयल और वाटर के मिक्सचर को छोड़ दोगे, यू विल लीव दिस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, द लिक्विड विद लो डेंसिटी विल कम अप एंड द लिक्विड विद हाई डेंसिटी विल सेटल डाउन। आ रहा है समझ में? आ रहा है? इमिसिबल लिक्विड का मतलब समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल है ये बेटा। तो प्रिंसिपल लिख देती हूँ, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड अलाउड टू स्टैंड दे सेपरेट आउट इन टू सेपरेटिंग लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेटा प्रिंसिपल, सुन लेना। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन टू immiscible liquids are left undisturbed in the separating funnel में undisturbed छोड़ देते हो, then the two liquids will separate out, the two liquids will separate out, separate as a layer due to their different densities, उनकी डेंसिटीज डिफरेंट होने के कारण दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग, दे विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर, ठीक है। इसका नाम लिख लो, दिस इज कॉल्ड स्टॉप कॉक, जो कि पानी को बहने से रोकती है, स्टॉप कॉक। और दिस डायग्राम इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। लिख लो बच्चों। आ रहा है समझ में? सबसे इजी है ना, सबसे इजी, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसमें। हो गया दृष्टि? चलिए लिख लें, एक आध बच्चा और लिख ले बेटा। हाँ, मैं दूसरी, थर्ड, फोर्थ सेपरेटिंग टेक्निक का नाम लिख रही हूँ ऊपर, है ना। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। स्टॉप तो क्या बोल रहे हो? लिख रहे हो क्या आप? सेपरेट अ mixture of salt and ammonium chloride
क्लोराइड। मैं लिख देती हूँ दोनों का केमिकल फॉर्मूला, NaCl NH4Cl। क्रोमैटोग्राफी ये नहीं होती है बेटा। लिख लो बेटा। देख रही हूँ हिताक्षी। बेटा कॉक को बंद करना और खोलना आपके हाथ में होता है। जब आपने पानी निकाल लिया है और आपको पता लग रहा है कि अब ऑयल आने वाला है तो आप रोक दोगे, ठीक है। फॉर्मूला बेटा फिर से लिख देती हूँ। क्या है? NaCl और अमोनियम क्लोराइड। चालू करें बच्चों, चालू करें। देखो अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, और NaCl पाउडर फॉर्म में होता है ना। अब बहुत अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही पाउडर फॉर्म में हैं। ये भी पाउडर है और ये भी पाउडर है। प्रोसेस का नाम मैं आपको पहले बता देती हूँ, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, sublimation. Did you remember ammonium chloride is a sublime? Ammonium chloride, camphor, naphthalene ball, these are what? These are sublimes. याद है सब बच्चों को? समय याद है बेटा? So sublimation वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इंटरमीडिएट स्टेट, जो कि क्या होती है? लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को आप बोलते हो सब्लिमेशन। एंड अमोनियम क्लोराइड इज अ सबलाइन। अमोनियम क्लोराइड क्या है बच्चों? सबलाइन। अब पूरा प्रोसेस आप मेरे साथ पहले देखेंगे डायग्राम में, फिर आप करेंगे। ये हमने एक बर्नर लिया, ठीक है, दिस इज योर बर्नर। इस बर्नर के ऊपर हमने चाइना डिश रखी है। क्या रखी है? चाइना डिश, ठीक है, चाइना डिश। इस चाइना डिश के ऊपर आपने क्या रख दिया है? अपना मिक्सचर ऑफ, सब लोग इधर ध्यान देंगे, लिखना मत अभी, है ना बच्चों, NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड। फिर इसको कवर कर दोगे विद अ फनल, एक फनल से इसको कवर कर दोगे। इनफैक्ट ये जो पाउडर है ना, इस पाउडर के ऊपर भी हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं। ये क्या है? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर लिख दिया मैंने, ये फिल्टर पेपर, ठीक है। और इसको कॉटन से इसके जो माउथ है फनल का उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। इन्वर्टेड फनल, इसको इन्वर्टेड उल्टी पोजीशन में रखा है ना, फनल ऐसा होता है, उसको उल्टा करके रख दिया तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल, कैसा फनल? इन्वर्टेड फनल। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यहाँ पे आप गैस के लिए प्रोविज़न रखोगे, तो जैसे ही आप गैस ऑन करोगे, सुनेंगे सब लोग, अमोनियम क्लोराइड बीइंग अ सबलाइन, क्या होता है सबलाइन? जो कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। वो सबलाइन होने के कारण फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स होते हैं, एवरीबॉडी नो फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से अमोनियम क्लोराइड के कंटेंट, मतलब वो जो स्टीम में डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया है, अमोनियम क्लोराइड के जो गैशियस फॉर्म होगी, इट विल स्टार्ट कमिंग अप, वो ऊपर आएगी। जब वो यहाँ पे पहुँचेगी बच्चों, इसका थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ, ठीक है, ये नेक जो है इसका थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। हाँ, अब क्या होगा? जब ये अमोनियम क्लोराइड की गैसियस कंटेंट ऊपर आने लगेंगे, ऊपर इस इधर आया तो वो उसको हीट अब डायरेक्ट नहीं मिल रही है। सो बिकॉज ऑफ लेस हीट इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग अगेन, वो फिर से कंडेंस हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब समझते हो ना? यहाँ पे सॉलिड था, हीट दी, गैस में कन्वर्ट हुआ, ऊपर जाने लगा, फिर से हीट उसको डायरेक्ट नहीं मिल रही थी, फिर से वो कंडेंस हुआ और सॉलिडिफाई होके जो नेक है उसके इनर वॉल पे जाके सबमिट हो गया।
In this way all the ammonium chloride will get deposited on the inner wall of the neck. अब आपको क्या करना है, इस फनल को लेना है, इस फनल के अंदर जो सबमिटेड, जो जमा हुआ अमोनियम क्लोराइड है उसको आप खरेच के निकाल लो, और नीचे जो रह गया था दैट इज़ योर सॉल्ट. सो दिस इज़ हाउ यू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड विद द प्रोसेस नेम एज सब्लिमेशन. इन दोनों में से एक सबलाइम है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. आ रहा है पूरा समझ में? डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाता है. इज दिस क्लियर? जल्दी से बताएंगे. क्लियर है सब बच्चों को? हाँ बोलो सृष्टि, बोलो, ये बोलो सृष्टि, क्या क्या बोलना चाह रही हो बेटा? कैन यू टेल मी विच इज चाइना डिश? बेटा चाइना डिश ऐसी होती है, ये चाइना डिश होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड और NaCl का मिक्सचर रखा है ना, वो होती है चाइना डिश. ठीक है, इस डायग्राम के अंदर मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये चाइना डिश है. हाँ आरव क्या लिख रहा है बेटा? Ma'am, I know this is an out of place question, but I wanted to ask why does paper not turn into a liquid when it burns? पेपर लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? ये तो प्रॉपर्टी होती है बेटा. पेपर लिक्विड, तुम ये बताओ आरव, वुड होता है क्या? सॉलिड वुड को जब आप जलाते हो, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है? हर एक चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट थोड़ा ना होती है. वाटर है, मैक्सिमम चीज़ें तो जो सॉलिड होती हैं, सुनना मेरी बात, मैक्सिमम चीज़ें जो सॉलिड होती हैं वो तो सीधे गैस में या फिर अनबर्न्ड या फिर बर्न्ड कार्बन में कन्वर्ट होती है. तुम्हें पता है ना आरव कि दुनिया में हर एक चीज़ में कार्बन है. एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग इंक्लूडिंग यू इज मेड अप ऑफ कार्बन. यस, अग्रीड इस बात के लिए. जब भी कार्बन से बनी हुई चीज़ को आप जलाते हो बेटा, जो कि एक पेपर भी है, तो सबसे पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपने जब उसको आग लगाई तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करेंगे, और कुछ ऐसा आपके पेपर का कंटेंट होगा जो कि पूरी हीट ना मिलने के कारण ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर ऑफ विच इट इज मेड अप ऑफ. आई होप तुम थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हो पाए होगे. एवरीथिंग अराउंड यू इंक्लूडिंग यू इज मेड अप ऑफ कार्बन. हम हमारी बॉडी को जलाते हैं, ठीक है, जब कोई मिसहैप हो जाती है, या ऑब्वियसली आपको पता है हिंदू कस्टम के अंदर एक डेड बॉडी को जलाया जाता है, तो क्या सॉलिड बॉडी पहले गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती? क्या नहीं, सारी चीज़ें गैस में ही कन्वर्ट होती है. कुछ चीज़ें हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक है. तो हमारी बॉडी में से काफ़ी सारी चीज़ें तो गैस के फॉर्म में उड़ जाती है, और हड्डियाँ हो गई, हमारे दांत हो गए, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड सॉलिड, तो वो नहीं जलते हैं. तुम्हें पता है ना, आपके दांत नहीं जलते हैं, ठीक है. आरव सेटिस्फाइड हो? ठीक है. और कौन क्या पूछ रहा है? सना, ऐश डिपेंड कि वो कितने बड़े पीसेस हैं. अगर पाउडर फॉर्म में होती है तो कुछ ऐश हवा में चली जाती है, बट बहुत सारी ऐश बीइंग हेवी इन वेट रह जाती है. आप किसी भी डेड पर्सन की हम एशेस लेके आते हैं ना, ठीक है, जिसमें से बहुत ज़्यादा तो हमें उन एशेस में लकड़ी भी होती है, क्योंकि जब हमारे हिंदू कस्टम में किसी भी बॉडी को जलाया जाता है तो खाली बॉडी को थोड़ा जलाते हैं, लकड़ी के अंदर उस बॉडी को जलाते हैं, ठीक है. तो जो आप एशेस लेके आ रहे हो, रिमेन्स लेके आ रहे हो, वो हवा में थोड़ा ना उड़ा, सारा मिला ना तुमको, है ना. क्लियर है? सेटिस्फाइड हैं सारे बच्चे? आ समझ में सब्लिमेशन का प्रोसेस? सब्लिमेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है? अब इसका प्रिंसिपल लिख लीजिए. प्रिंसिपल क्या है? प्रोसेस तो एक्सप्लेनेशन तो मेरे ख्याल से सारा बच्चे अपनी लैंग्वेज में कर सकता है ना. प्रिंसिपल क्या है?
It is the process in which sublime volatile substance is separated from non volatile substance. नमक आपका स्टेट चेंज करता ही नहीं है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस लिख लीजिए, ये इसका प्रिंसिपल है। प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना ये सारे, है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब बहुत बढ़िया टेक्निक बताऊंगी, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्रोमैटोग्राफी। लिख लिया सब बच्चों ने, बता दो बच्चों, हो गया सबका, कर दूँ अब। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। स्टार्ट करें क्रोमैटोग्राफी। बेटा इस क्रोमैटोग्राफी में जो क्रोमा वर्ड है, क्रोमा, इसका मतलब होता है कलर, और ग्राफी का मतलब आपको पता ही होगा राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। क्रोमैटोग्राफी बहुत तरह की होती है, टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफीज आर देयर। तो हमें बहुत सारी क्रोमैटोग्राफी नहीं पढ़नी है, हम तो एक ही क्रोमैटोग्राफी पढ़ रहे हैं, कलर क्रोमैटोग्राफी। कलर क्रोमैटोग्राफी हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी तक हम ब्लू ब्लैक इंक की बात कर रहे थे, ब्लू ब्लैक इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करना, मतलब ब्लू डाई को आपने किससे सेपरेट कर दिया था, वाटर से। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, इज द ब्लैक इंक मेड अप ऑफ सिंगल कलर? क्या ब्लैक इंक सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर से बनी है? आपको प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर का मतलब पता है? हैव यू रेड अबाउट द प्राइमरी कलर्स एंड द सेकेंडरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स के नाम बताएंगे सब लोग। ब्लू, प्राइमरी कलर्स के नाम, लेट मी नो द कलर नेम ऑफ द प्राइमरी कलर। यस, रेड इज द प्राइम कलर और ग्रीन इज द प्राइम कलर। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन नहीं है। ग्रीन है या नहीं है? ग्रीन नहीं है भाई, रेड है, ब्लू है और येलो है ना? नो, ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन, ठीक है। ग्रीन इज नॉट अ प्राइमरी कलर, येलो इज देयर, रेड इज देयर एंड ब्लू इज देयर, ठीक है। आइए, तो इसका मतलब सबको पता है, ब्लू इंक या ब्लैक इंक, ब्लैक इंक इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली सिंगल कलर, ठीक है। मैम व्हाट डज दिस टेक्निक, क्या पूछ रहे हो बेटा? वही अभी तो सृष्टि, वो मैंने बताया ही नहीं, मुझे बताने दो, है ना। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमने क्या देखा कि ब्लैक कलर is not made up of only single color, so it is a combination of different colors. Now I want to separate that black color into its different constituent color जिससे वो बना हुआ है। एक और चीज़ बताती हूँ, सोनी टीवी पे कितने लोग CID के बारे में जानते हैं? CID मतलब जब मैं छोटी थी, जब से चल रहा है ठीक है, छोटी आई मीन टू, हाँ 10th या 11th कॉलेज में थी, 10th 11th स्कूल में जब थी, जब से चल रहा है, ठीक है। एवरीबडी नो अबाउट CID, ठीक है। CID के अंदर तुमने बहुत बार देखा होगा फॉरेंसिक रिपोर्ट, कि कोई इंसान कौन सी ड्रग्स से मरा है, ठीक है। ड्रग्स, अगर आपने उसको कोई ड्रग्स दी है, जानलेवा पॉइजन को भी ड्रग बोला जाता है, तो अगर किसी की डेथ पॉइजन से हुई है तो फॉरेंसिक जो फॉरेंसिक में काम करते हैं वो क्या करते हैं, एक फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें
जिस बंदे की डेथ हुई है उसके ब्लड सैंपल को लिया जाता है और उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि वो किस सॉल्ट को लेने से उसकी डेथ हुई है। पता है, सुना है ये चीज़? नहीं पता है तो अभी सुना देते हैं। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले क्या करेंगे, जो डेड पर्सन है उसका ब्लड लेंगे और उस ब्लड के अंदर वो क्या चेक करेंगे, कौन से सॉल्ट से डेथ हुई। ऑब्वियसली जो बंदा चेक कर रहा है ही इज़ एन एजुकेटेड मैन, तो उसको सॉल्ट्स पता है, ठीक है। मतलब तुम चेक करोगे तुमको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उससे पहले तुमको सॉल्ट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से सॉल्ट्स लेने से डेथ हो जाती है। तो इन सब में क्या कर रहे हैं, जब हमने ब्लैक इंक की बात करी तो मैंने तुमको बोला कि ब्लैक इंक इज़ नॉट मेड अप ऑफ ओनली सिंगल कलर, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी कलर्स। इसी तरीके से ब्लड सैंपल के अंदर बहुत सारे सॉल्ट, वो जो पॉइज़न लिया है वो पॉइज़न खाली एक सॉल्ट का नहीं होता है, उसके अंदर 2-3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तो हम इन सब बातों से बच्चे आपको ये बताना चाह रहे हैं, जब कोई भी चीज़, जैसे कि ब्लैक कलर के अंदर हम 3-4 कलर की बात करें तो ये 3-4 कलर आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न आपको सिर्फ ब्लैक कलर नज़र आया, उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स है वो नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज दे आर सॉल्युबल। उन्होंने एक सॉल्युबल मिक्सचर बना लिया। बट जो चीज़, ये जो सारे कलर्स होते हैं, एवरी कलर हैज़ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। क्या हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था? किसको याद है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी किसको याद है? याद करो। हाँ, सॉल्युबिलिटी लिखो। कितने ग्राम के अंदर चेक किया था? लेट मी नो सॉल्युबिलिटी, बताओ, लिखो। 100 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया तो उसके अंदर आप शुगर चेक कर रहे हो या सॉल्ट, आप देखोगे शुगर और सॉल्ट दोनों सेम अमाउंट में लिया है और 100 ग्राम ऑफ वाटर में लिया है, बट दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था हमने। 100 ग्राम सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर आपने एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मिक्स किया था, बट हर एक की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट थी। अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुमको चेक करवाया था, हमने किस किस के आपको पता है मैंने कौन से एग्जाम्पल से आपको समझाया था सॉल्युबिलिटी के? लेट मी नो, किसको याद है? सॉल्युबिलिटी का कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो आप मुझे? कॉपी में देख के बता दो। एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल एंड वाटर को मिक्स करोगे, एल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हो और दूसरा क्या ले रहे हो? सना 10-100 नहीं, एल्कोहल को वाटर में मिक्स करो और हनी को वाटर में मिक्स करो, ठीक है। मैं तुम्हारे को बता रही हूँ, तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम 1 स्पून एल्कोहल लेते हो और 1 स्पून ही हनी लेते हो और 100 ग्राम पानी लेते हो, तो तुम्हारे हिसाब से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? लेट मी नो। I have taken 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1 ग्राम ऑफ एल्कोहल एंड हनी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? तो ये हिताक्षी इज सेइंग कि मैम एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो क्या तुमको पता है कि सारी चीज़ें जो मिक्स होती हैं, हर एक चीज़ की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। अग्रीड? अग्रीड? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज़ सबको समझ में आती है? हर एक की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। इसी तरीके से जब आपने ब्लैक कलर बनाने के लिए जो बहुत सारे कलर्स डालें, हर एक कलर की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। तो अब हम करते क्या हैं? अब सुनना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? मैं लूँगी एक कंटेनर जिसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इस पानी वाले कंटेनर के अंदर इतना ही पानी डाला है, एक क्रोमैटिन पेपर लूँगी। क्रोमैटिन पेपर इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिल्टर पेपर, ठीक है। ये क्रोमैटिन पेपर फिल्टर पेपर से डिफरेंट होता है, क्रोमैटिन पेपर, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है क्रोमैटिन पेपर। और इस पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इस लाइन पे एक ड्रॉप मैं अपनी ब्लैक कलर की इंक डाल दूँगी, ठीक है। समझेंगे? ब्लैक कलर की इंक एक ड्रॉप डाल दी। अच्छा, तुमको पता है कि अगर मैं एक टिश्यू पेपर लूँ और इतना मेरे ग्लास के अंदर इतना सा पानी है और अगर मैं टिश्यू पेपर को आधा पानी में डालूँ और आधा बाहर रखूँ, बट थोड़ी देर बाद पूरा टिश्यू पेपर पानी के अंदर डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर विल स्टार्ट राइजिंग अप। एवरीबडी नो दैट। ऐसा होता है।
कि आप आधी चीज़ को भिगोते हैं बट पानी अपने आप धीरे धीरे ऊपर राइज अप हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं क्रोमैटिन पेपर को इस आधे पानी में रखूँगी, आधा पेपर पानी के अंदर रखूँगी, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली द वाटर लेवल विल राइज अप। सुनना, अब स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आएगा अभी। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले एक लेयर ऑफ कलर सेपरेट होगा, फिर उसके बाद डिफरेंट, एक कलर हो गया, ये ब्लू कलर ऊपर जाएगा, ये सबसे पहले सेपरेट हुआ था, फिर दूसरा कलर सेपरेट होगा, ऐसे अलग अलग कलर्स सेपरेट होने लग जाएंगे। तो हमने क्या बताया, द सब्सटेंस विच वॉज मोस्ट सॉल्युबल, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था, विल सेपरेट आउट फर्स्ट, ठीक है, सेपरेट आउट फर्स्ट। तो आपको ये ब्लैक कलर जो अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनी थी, इसके अंदर हर एक कलर की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होने के कारण सबसे पहले आपको एक कलर मिलेगा। लेट्स से मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, बेटा लिखना मत। जैसे मैंने बोला आपको सबसे पहले ब्लू कलर मिला, तो आपने क्या बोला, ब्लू कलर वॉज द मोस्ट सॉल्युबल कलर, तो वो सबसे पहले सेपरेट आउट। फिर उसके पीछे पीछे कौन आया, ग्रीन कलर आया, फिर उसके पीछे पीछे कौन सा कलर आया, येलो कलर आया, ठीक है। तो इस तरीके से कलर्स धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट करने लगे, और सबसे पहले कौन सा कलर सेपरेट हुआ, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था। आपको याद क्या रखना है, क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम डिफरेंट कलर्स पिगमेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके आसपास इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इतने ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, उनके अंदर जो कलर पिगमेंट होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड यू वांट टू नो द कलर कॉम्बिनेशन। तो हम वो डिफरेंट कलर्स को सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रोमैटोग्राफी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या करते हैं बेटा, ब्लड सैंपल लेते हैं और डिफरेंट सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। क्रोमैटिन पेपर से आप क्या चेक करते हो, डिफरेंट सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, तो हमको पता लग जाता है, जो भी वहाँ पे पर्सन है जो कि इस पे टेस्टिंग कर रहा है, सिंस ही इज़ एन एजुकेटेड मैन, ही हैज़ टेकन सम डिग्री इन मेडिकल साइंस, तो उसको पता होता है कि इस सॉल्ट की कितनी सॉल्युबिलिटी है, दूसरे सॉल्ट की कितनी सॉल्युबिलिटी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही और शी विल लेट यू नो कि भाई जो मरने वाला बंदा है उसको कौन से सॉल्ट लेने से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्रोमैटोग्राफी? नहीं, अगर हिताक्षी, अगर हीट करने से कलर सेपरेट आउट, फिर क्रोमैटोग्राफी क्यों करनी थी? क्रोमैटोग्राफी से कलर सेपरेशन होता है, हीट करने से सिर्फ वाटर कंपोनेंट और डाई सेपरेट आउट होती है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर आप हीट करोगे तो वो जल जाएगी और कुछ नहीं होगा, कलर सेपरेट नहीं होता है। ये छुटपुट लिख लो, फिर मैं प्रॉपर आपको बता देती हूँ। हाँ, अभी बताऊंगी ना, मैं लिख देती हूँ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ डिफरेंट colored components present in ink occur on a chromatographic paper due to their
डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, हर एक कलर की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होने के कारण दे विल सेपरेट आउट। लिख लो बच्चों। Ma'am, can you tell what you have written on the right side, the substance which? यहाँ द सब्सटेंस विच वॉज मोस्ट सॉल्युबल विल सेपरेट आउट फर्स्ट। जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था वो सबसे पहले सेपरेट आउट होता है। ठीक है, the substance which was most soluble will separate out first। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? समझ में आया क्या बेटा? क्रोमैटोग्राफी समझ आ पा रही है? मैं इसके यूजेस लिख देती हूँ। आरा वेट कर रही हूँ बेटा, तुम बता देना मुझे, है ना? Excuse me, ma'am. हाँ हिताक्षी बोलो। Ma'am, on the chromatin paper, you draw a line also, ma'am. What's the use of that? बस उसके ऊपर कलर सेपरेट हो रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो यूज, है ना? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर कलर्स सेपरेट होना चालू हो गए। Okay, ma'am. नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी ठीक है। आरव हो जाए तो बताना, मैं इसके एप्लीकेशंस लिखवाऊंगी। हो गया आरव? चल एप्लीकेशन लिखेंगे बेटा। पहली एप्लीकेशन, टू सेपरेट colored substances present in dye and natural pigment। बेटा नेचुरल पिगमेंट आपके जो फ्लावरिंग फ्लावर्स होते हैं उनको बोल रहे हैं। नेचुरल पिगमेंट जो कलर आपके कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनका कलर जानना चाह रहे हो कि वो कौन कौन के कलर्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग present in the blood of criminal in forensic report, forensic science, to separate small amount of different products of a chemical reaction। ठीक है, लिख लो बच्चे। एनसीईआरटी में डिस्टिलेशन का डायग्राम बना हुआ है ना, ये डिस्टिलेशन का नीचे यही है ना, डिस्टिलेशन लिखा हुआ है ना। लिख लिया बच्चों? कैन यू रिपीट सेकंड, क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट रिपीट कर देते हैं बेटा।
to detect and identify drugs present in the blood of criminal in forensic science. ठीक है, to detect and identify drugs present in the blood of criminal in forensic. मैम कैन यू एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट अगेन? बेटा थर्ड पॉइंट तो मैंने समझाया नहीं है, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है. टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपको चेक करना है कि क्या क्या बना है. तो अगेन वही कि हर एक की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, तो यू विल चेक आउट. तो बहुत ज़्यादा आपको अभी समझ में नहीं आएगा. दो समझ में आ गया ना, फॉरेंसिक रिपोर्ट वाला समझ में आ गया और ब्लैक इंक वाला समझ में आ गया, सफिशिएंट है. कंटेंट समझने के लिए क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गई कि इट इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स. और व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? एवरी कलर हैज़ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, सो द कलर विच इज़ मोर सॉल्युबल विल सेपरेट आउट फर्स्ट. ये समझ में आ गया तो हमारा काम बहुत अच्छे से दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा. तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया. ऐसे तो बेटा 3-4 और यूजेस हैं, बट अभी तुम छोटे हो, जो तुमको समझ में आएगा वो मैंने समझा दिया. ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े. कॉपी हो गया ये सबका? कॉपी हो गया क्या बेटा? आओ बच्चों देखें आगे. अब डिस्टिलेशन के लिए बेटा आप अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 एनसीईआरटी का निकाल लो. डायग्राम आपको वही बनाना है, तो मैं डायग्राम उसमें से ही बना रही हूँ, तो तुम लोग भी फटाफट डायग्राम बना लो और फिर समझा देती हूँ. वैसे तो डिस्टिलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले आपको बता देती हूँ डिस्टिलेशन में होता क्या है. बेटा डिस्टिलेशन इज़ अगेन अ सेपरेटिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड्स. वो दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे एल्कोहल एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं. अब जब हमको इनको सेपरेट आउट करना है तो मेथड क्या है? डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन किस पे बेस्ड है? एवरी सब्सटेंस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. हर एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है. यू नो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो इसमें पहले आप उस मिक्सचर को हीट अप करते हो. किसको? जैसे कि हमने एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को ले लिया. जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे बच्चों, तो आप क्या देखोगे? एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो इट विल चेंज इट्स स्टेट. ठीक है, सबसे पहले एल्कोहल विल स्टार्ट चेंजिंग इट्स स्टेट, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस. ठीक है, तो एल्कोहल जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस एल्कोहल के वेपर को आप एक कंडेंसिंग ट्यूब से निकालोगे. कंडेंसिंग ट्यूब क्या करेगी? ये जो एल्कोहल के वेपर्स आ रहे हैं उनका कंडेंसेशन कर देगी, मतलब उनको फिर से लिक्विफाई कर देगी. और एक बीकर आपने इधर लगा रखा है जिसके अंदर ड्रॉप वाइज आपकी एल्कोहल कलेक्ट होती जाएगी. और एवरीबडी इज लुकिंग एट द फिगर 21, यू कैन सी दैट. मैं जो बोल रही हूँ वो पेज नंबर 21 पे जो फिगर है वही बोल रही हूँ. देख पा रहे हो आप लोग? जल्दी से मुझे चैट विंडो पे बताओ कि हाँ मैम हमको फिगर दिख रहा है. एनसीईआरटी पेज नंबर 21. हाँ जी बच्चों, तो कैन यू सी उसके अंदर हमने एक बीकर के अंदर कंटेंट लिया है, कौन सा? मिक्सचर एल्कोहल एंड वाटर का. उनको आपने हीट किया. दिस सेपरेटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी लिक्विड हैज़ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट उनके बीच में जो उनका डिस्टिलेशन में जो दो लिक्विड्स लेते हो उनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है. मोर देन 25-30 केल्विन, 25 या 30 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस होता है. तो इससे क्या होता है? जैसे कि एल्कोहल का हमने बोला, लेट्स से 70 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल अपनी स्टेट चेंज करता है. तो जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस आएगा तो आप क्या देखोगे? एल्कोहल अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देगा. 70, 75, 80, 85, अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपको एल्कोहल के वेपर मिलेंगे. आपका पानी तो स्टीम में कन्वर्ट होने लगा ही नहीं है और एल्कोहल मस्त ज़बरदस्त स्पीड से वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है. फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस से लिक्विफाई होके आपके बीकर में कलेक्ट होता जा रहा है. क्यों? बिकॉज इतना डिफरेंस है, दिस ह्यूज चंक ऑफ डिफरेंस. ये जो इतना डिफरेंस होने के कारण वाटर और एल्कोहल के वेपर मिक्स ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो एल्कोहल 70 पे वेपराइज होने लग गया था. 70, 75, 80, 85, 90, 95.
अरे इतने में तो पूरा एल्कोहल सेपरेट आउट हो जाएगा और आपका वाटर अभी भी लिक्विड ही है, तो ये दो सेपरेट हो गए। आ रहा है समझ में? लेट मी नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो स्टूडेंट। सबसे आसान है डिस्टिलेशन, तो मेरे ख्याल से तुमने 6, 7, 8, 9, 10th में भी 9, 10th तो नहीं 6, 7th में भी कभी पढ़ा होगा। कब कितने बच्चों ने? मैम नेम ऑफ द प्रोसेस। हिताक्षी क्या हो गया भाई 5 या 6 बार डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन बोल दिया, क्या हो गया है तुमको? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ और इसका मतलब तुमने एनसीईआरटी भी नहीं निकाली हुई। अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 निकालते, हम डिस्टिलेशन की इतनी देर से बात कर रहे हैं, कहाँ पे हो तुम? डिस्टिलेशन प्रिंसिपल लिख देती हूँ। The separation of the liquid mixture into individual components can be achieved at their respective boiling points. The more volatile component distill first over while the less volatile over the less volatile। ठीक है? The separation of the liquid mixture, the separation of a liquid mixture into individual components can be achieved at their respective boiling point. The more volatile component distill first over the less volatile। ठीक है, लिख लो बच्चों। ये प्रिंसिपल है। प्रोसेस डेफिनेशन और प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है। अगर डिस्टिलेशन की कोई डेफिनेशन कोई तुमसे पूछेगा तो आप बोलोगे डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मीसेबल लिक्विड। ठीक है, टू मीसेबल लिक्विड, हाँ मीसेबल लिक्विड बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर प्रोसेस को एक्सप्लेन करना पूछेगा तो वो डायग्राम बनाओगे, फिर एक्सप्लेन करोगे कि आप हीट दोगे तो अल्कोहल बीइंग more volatile will separate out first and the vapors will transfer to the condensing tube and it will start condensing into liquid and again it will be connected in a beaker। तो वो प्रोसेस हो गया। ठीक है, are you people able to make out the difference between principle, process, technique, है ना? आ रहा है समझ में? तुम्हें नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा।